जय हिंद साथी, एक बार फिर से मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं एक नए विषय के साथ, मध्यकालीन इतिहास, जिसमें हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे, भारत पर वाह्य आक्रमण। इतिहास विषय को पढ़ना क्यों जरूरी है, पहले हमें ये जानना ज्यादा जरूरी है। इतिहास हमें राजा बनाना सिखाती है। यदि आपके अंदर राजा बनने की इच्छा हो तो एक बार इतिहास को जरूर पढ़िए। इतिहास हमें शासन करना सिखाती है। इतिहास विषय में अगर किसी भी ऐतिहासिक पुरुष के बारे में आप जाने तो उसके बारे में क्रिटिक्स कहने से पहले उसकी क्वालिटीज को देखिए, क्योंकि उसकी अपनी क्वालिटी, अपनी आइडियोलॉजी से ही वह राजा बना है, और राजा बनना कोई सरल कार्य नहीं है। आप भी परीक्षा को क्रैक करके जब किसी भी सत्ता में जाकर बैठेंगे तब इस बात को जरूर समझेंगे। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते वक्त मैं दुष्यंत साहब की 2 लाइनें आपको कहता हूं। हो चुकी है पीर, पर्वत से निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आइए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, भारत पर वाह्य आक्रमण। क्लास 7 की एनसीईआरटी में आप दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लें। यूपीएससी में यदि आप मेंस लिखने की इच्छा रखते हो तो 6 से 12 तक की सभी एनसीईआरटी को कायदे से एक बार पढ़ लें। आपकी आंसर राइटिंग में बहुत सुधार होगा। भारत पर पहला आक्रमण अरबों ने किया। छोटी मोटी परीक्षाओं में ये जरूर पूछता है कि भारत में प्रथम वाह्य आक्रमण किसने किया, तो अरबों ने किया। अरबों ने किस कारण से किया और ये कहां से थे, यह भी आपको ज्यादा जानना जरूरी है। इतिहास विषय को जानने के लिए किसी भी घटना घटित होने का एक कारण होता है, उस कारण को जानना बहुत जरूरी है। न सिर्फ कारण बल्कि उस घटना के द्वारा पड़े प्रभावों, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, यह सभी को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो यह सब चीजों के बारे में आपको लिखना होगा। चलिए हम पहला आक्रमण अरब का सिंध पर आक्रमण पढ़ते हैं। यह आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ। भारत में पहली वाह्य आक्रमण अरब की आक्रमण थी। अब यह हुआ किस कारण से ये भी जान लेते हैं, और कहां से हुआ ये भी जान लेते हैं। कहानी की शुरुआत एक विशेष कारण से हुई, उस कारण के बारे में अभी आपको बताते हैं। इराक जो आज का देश है, वहां पर हजाज नाम का पहले एक गवर्नर रहा करता था, जो वहां उस देश में गवर्नर के पद पे कार्यरत था। इराक से राष्ट्रकूटों तक यात्री जहाजें आया करती थी, व्यापार हुआ करता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि देवल बंदरगाह जो सिंध में पड़ता है, तो वहां पर हजाज के यात्री जहाज को लूट लिया गया। अब जब ये यात्री जहाज को लूट लिया गया, ऐसी दशा में हजाज ने सिंध के राजा दाहिर से कहा कि इसकी जांच कीजिए और हमारे जहाज की जो ये महत्वपूर्ण संपत्ति है इसे लौटाने का प्रयत्न कीजिए। लेकिन दाहिर ने सिरे से नकार दिया, और ऐसी दशा में क्या हुआ, हजाज को गुस्सा आ गई। अब जब किसी को गुस्सा आ जाएगा तो राइवल होगा। अब ऐसी दशा में हजाज अपने सेनापति, यानी उसका जो सेनापति था वो उसका दामाद ही था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि जाकर जरा समझो। अब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर आता है, युद्ध करता है। ऐसी दशा में इसमें सिंध के जो प्रांत, उसमें 3 प्रांत, देवल, मुल्तान और सिस्तान, इसको आकर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा कब्जा कर लिया गया और यहाँ पर अरबों का राज हो गया। अब ऐसे में दाहिर का शासन समाप्त हुआ, दाहिर को राजगद्दी से हटा दिया गया। ये तो थे राजनीतिक कारण, लेकिन सिर्फ यही एक कारण नहीं रहा होगा। आप जब आंसर राइटिंग कीजिएगा तो उसमें राजनीतिक के साथ धार्मिक कारणों की भी चर्चा कीजिएगा। धार्मिक कारण इसमें यहाँ क्या हो सकती है, यहाँ इस्लाम धर्म का प्रसार, यह एक धार्मिक कारण हो सकता है। तीसरा वाणिज्यिक कारण भी हो सकता है। वह वाणिज्यिक कारण क्या था कि सिंध का जो क्षेत्र है यह बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, खेती किसानी कृषि के लिए, तो यहाँ पर कब्जा कर लेंगे तो खेती किसानी के लिए तो बड़ा फायदा हो जाएगा। तो इस वजह से भी सिंध पर कब्जा करना इनके लिए बहुत जरूरी हो गया रहा होगा। अब जब ये सिंध पर कब्जा कर लेंगे तो ऐसी दशा में भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे उसके बारे में अब हम चर्चा करें। अब इसके साथ दूसरे और क्या क्या प्रभाव पड़े उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा रहा होगा कि उस समय, तात्कालिक समय तो राजनीति का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र तो कब्जा करने लिए कि पूरे भारत को कब्जा कर लिए हैं। अतः यह राजनीति के क्षेत्र में तो वहां थोड़ा नगण्य प्रभाव था। लेकिन उस समय के लिए, थोड़ी दिनों बाद जब हमारे देश में तुर्कों ने आक्रमण किया तो हो सकता है कुछ प्रभाव पड़ रहा होगा।
उसको जानना जरूरी है। लेकिन दूसरा कारण बड़ा महत्वपूर्ण है, आर्थिक। आर्थिक कारण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर वो खजूर की खेती किया करते थे और व्यापार किया करते थे। इसके साथ साथ इनके देश के कुछ व्यापारी यहाँ पश्चिमी भारत में आकर बस गए और व्यापार को बढ़ावा दिया। तीसरा कारण था सांस्कृतिक। सांस्कृतिक कारण इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के लोग जब यहाँ पर आए वो भारत के बारे में जाने, भारत की चिकित्सा, भारत की गणित, भारत की ज्योतिष, भारत का ज्ञान न सिर्फ जाने बल्कि यहाँ से वे हमारे इस अमूल्य ज्ञान को अपने देशों में ले गए, जिससे उनके देश में जब हमारा ज्ञान गया तो वहां से दुनिया के कई देशों में हमारा ज्ञान गया। जो आज लोग त्रिकोणमिति, शून्य, दशमलव का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो आज हम लोग कहते हैं कि हमारा है, तो ये हमने जो इजाद किया है यह कहीं ना कहीं से तो दुनिया में जाकर पहुंचा। तो पहला कारण यही रहा होगा कि हमारा ज्ञान जो दुनिया में जाके पहुंचा। चलिए अब हम कुछ गजनवी के बारे में पढ़ लेते हैं। यह गजनवी दूसरा आक्रमणकारी था जो भारत में आया। इसने भारत में 17 बार आक्रमण किए, इसलिए इसको जानना बहुत ही। गजनवी 1001 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक। मोहम्मद गजनवी अच्छा आदमी था कि बुरा आदमी था, इस बारे में एनालिसिस नहीं करेंगे। हम उससे ये सीखने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या युद्ध नीति रही होगी कि वह 17 बार आक्रमण किया फिर भी हारा नहीं। चलिए कुछ महमूद गजनवी के बारे में पढ़ते हैं। था तो ये वैसे बहुत ही खूंखार और बुरा आदमी, लेकिन यह गजनी प्रदेश अफगानिस्तान से आया हुआ व्यक्ति था। और अफगानिस्तान वैसे भी थोड़ा बंजर टाइप एरिया है, तो खूंखार लोग ज्यादा रहते हैं, वो लोग योद्धा टाइप के ज्यादा रहते हैं। तो दूसरा आक्रमण तुर्कों का था। तुर्कों का आक्रमण यहाँ से शुरू हो गया 1001 से 1025 ईस्वी तक। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 17वां आक्रमण की चर्चा करने की जरूरत इतिहास में नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण थे जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। न सिर्फ आक्रमण बताऊंगा बल्कि इसके कारण क्या रहे हों। इसकी असल में बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि मध्य एशिया में अपना राज्य कायम करे, अपना राज्य स्थापित करे। इस कार्य को संपादित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु थी वो है धन। तो धन की इसको बहुत जरूरत थी। तो ये धन प्राप्त कहाँ से करता? ये धन प्राप्त करने के लिए भारत में आक्रमण किया। न सिर्फ धन प्राप्त करने के लिए बल्कि और भी एक बहुत बड़ा कारण था कि इसे युद्धों से प्रसिद्धि प्राप्त करनी थी। सोचिए कितना महत्वाकांक्षी आदमी था कि इसको प्रसिद्धि भी प्राप्त करनी थी, धन भी प्राप्त करना था, और न ही सिर्फ धन बल्कि इसको धर्म का प्रसार भी करना था। तो इसके साथ ही गजनवी के साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है। कुछ युद्धों का नाम इसमें हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे 1001 में इसने सबसे पहले पेशावर में आक्रमण किया, जो वहां का नरेश जयपाल था। 1004 में इसने भटिंडा पर आक्रमण किया। 1008 में मुल्तान पर आक्रमण किया जिसका नरेश फतेह दाऊद था। 1009 में इसने वहिंद पर आक्रमण किया और उस समय आनंदपाल वहां के नरेश थे। 1018 में इसने कन्नौज एवं मथुरा पर आक्रमण किया जहां पर राज्यपाल वहां के नरेश थे। और 1025 में, जो कि भारत में इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था, सोमनाथ मंदिर में इसने इसी आक्रमण में लूट डकैती की थी। भगवान शिव को आपने पढ़ा होगा। तो 1025 में इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया। वहां का शासक चालुक्य सोलंकी शासक भीम प्रथम उस समय वहां का राजा था। मोहम्मद गजनवी वैसे तो भारतवासियों के लिए बहुत ही आक्रमणकारी राजा था, खूंखार राजा था, लेकिन इसके साथ साथ उसके अंदर और भी कला थी। क्या कला थी? वह विद्वानों का संरक्षण करता और अपनी राजधानी में बहुत ही निर्माण कराया था। विद्वान, अब यही टॉपिक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। विद्वान जैसे अल-बुरूनी, उतबी और फिरदौसी इसी के काल के थे और इसके द्वारा संरक्षित प्राप्त किए थे। कुछ अल-बुरूनी, फिरदौसी और उतबी के बारे में जान लेते हैं। अल-बुरूनी किताबुल हिंद का लेखक है। यह गजनवी के आक्रमण के समय भारत में आया था, लेकिन यह सिर्फ आया ही नहीं था, 12 वर्षों तक भारत में रहकर धर्म और संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की। इसके द्वारा लिखी गई जो किताब है, वैसे तो भारत की उसमें आलोचनात्मक व्याख्या की गई है, लेकिन वह इतिहास जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। दूसरा लेखक उतबी जिसने तारीखे यामनी लिखी, और तीसरा लेखक फिरदौसी है जिसने शाहनामा लिखा। फिरदौसी वही व्यक्ति है जिसने कश्मीर को अमी हस्तो अमी हस्तो अमी हस्तो कहा है।
मतलब धरती का स्वर्ग यही है, यही है, यही है, ऐसे टाइप कुछ कहा। चलिए अब हम तीसरे आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ पढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी भारत में 1175 ईस्वी से 1206 तक, 1206 वही समय है जहां से मिडिवल हिस्ट्री सही मायने में शुरुआत हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का काल है। तो 1175 ईस्वी से 1206 तक का इसका जो काल है, इसके बारे में कुछ चर्चा कर। गौरी मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के 150 सालों बाद यह भारत पे आक्रमण करने आया 1175 में। लेकिन इसके आक्रमण का भी अपना एक कुछ इतिहास रहा होगा, जैसे कि यह गौर प्रदेश का था। गौर प्रदेश अफगानिस्तान में पड़ता है। गौर प्रदेश से ये आया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। यह पहले से ही बहुत ही राजनीतिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, इसलिए पिछले सारे आक्रमणों से इसका आक्रमण बड़ा ही अलग था। पिछले जो सारे आक्रमण थे उसमें दाहिर का आक्रमण राइवल था, दूसरा मोहम्मद गजनवी का आक्रमण लूटपाट का था, लेकिन यह राजनीतिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, यह राज्य बनाने आया था। मोहम्मद गौरी जब भारत में पहली बार आया तो इसने बहुत सारे आक्रमण किए, जिसमें पहला आक्रमण इसने 1175 से 1180 के बीच में किया गुजरात शहर में। गुजरात में जब इसने आक्रमण किया तो उस समय चालुक्य सोलंकी राजा भीम द्वितीय थे, और भीम द्वितीय ने इनका डट के मुकाबला किया और इनको भगा दिया। इसीलिए जब आप डट के मुकाबला करेंगे तो एक दिन यूपीएससी तोड़ के रख देंगे। और मस्त रहिए यार, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो सब जबरदस्ती जिंदा है। और दूसरा आक्रमण जब, लेकिन ये हारने के बाद देखिए घर नहीं बैठा। जैसे आपका एक आध दो अटैम्प्ट ना निकल पाए तो ऐसी दशा में आप निराश होकर छोड़ देते हो, छोड़ा नहीं इसने दोबारा 1180 में और 1190 के बीच में इसने कई आक्रमण किए, जैसे तेवर हिंद, पेशावर और लाहौर, और इसको जीत लिया। और इसको जीतने के बाद इसने 1191 में पहला तराइन का युद्ध लड़ा। तराइन का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था। थोड़ा तराइन का युद्ध जानने से पूर्व हम पृथ्वीराज चौहान के विषय में जान लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान जयचंद की बेटी से शादी कर लिए थे। ऐसी दशा में जयचंद को अच्छा नहीं लगा, तो जयचंद क्या किए कि मोहम्मद गौरी का सहारा लेकर उसको पराजित करना चाहते थे, खुद का ईगो सेटिस्फाई करना चाहते थे। देखिए इतिहास हमें सिखाता है कि ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में आप अपनों का दहन मत कीजिए। जीवन बहुत छोटा है, सबके साथ जीवन को व्यतीत कीजिए। चलिए जब तराइन का पहला युद्ध हुआ गौरी और पृथ्वीराज के बीच में, तो पृथ्वीराज ने इतना पराक्रम दिखाया कि गौरी उस पहले युद्ध में तो हार गया। लेकिन अगले ही वर्ष उसने 1192 में पृथ्वीराज से दोबारा युद्ध किया और वह पृथ्वीराज को पराजित कर दिया और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। 1194 ईस्वी में उसने चंदावर का युद्ध लड़ा मोहम्मद गौरी में, और आप सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे कि चंदावर के युद्ध में उसने जो जयचंद उसका साथी था उसके खिलाफ जाकर लड़ाई किया। और सोचिए उसका भी राज छोड़ा नहीं, तो आप बाहरियों को एंट्री मत करा लीजिए घर में। ऐसी दशा में क्या होगा कि वो आपका भी नहीं छोड़ेंगे। चंदावर के युद्ध के बाद 1206 के टाइम पीरियड को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस समय उसका जो एक सैन्य कमांडर था बख्तियार खिलजी, यह भी बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। इसने बंगाल पे अभियान किया, इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया। यही एक कार्य बड़ा खराब किया। शिक्षा के मंदिर को तोड़ना नहीं चाहिए। फिर भी चलिए, जीत का जश्न मनाते हुए यह अफगानिस्तान की ओर लौट रहा था और रास्ते में क्या हुआ, खोखर जाटों ने इसे पकड़ लिया और इसको मार डाला। ये तो मर गया। इसके मरने के बाद भी इसके जो सैन्य कमांडर थे वे वापस नहीं गए। इनके सैन्य कमांडरों में जो इनका जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, वह जीते गए, सभी राज्यों को एकत्रित करके एक नया राज्य बनाया। चलिए अब यहाँ से हम जानेंगे तुर्कों के आक्रमण के विरुद्ध राजपूतों के पराजय का कारण, जो यूपीएससी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उस समय का टाइम पीरियड जो था जब ये आक्रमण हुए, तो उस समय कई सारे कारण रहे होंगे। जैसे पहला कारण यह था कि उत्तर भारत में राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी। ऐसे में क्या हुआ कि हम केंद्रीकृत राज्य नहीं बन पाए और ऐसी दशा में हम पूरे देश पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह था कि उस समय के राजा कूप मंडूक हो गए थे। कूप मंडूक का मतलब जो मेढक होता है मंडूक का, वह मतलब कुएं का, वह हमेशा कुएं को ही अपनी दुनिया समझता है। तो पश्चिमी देशों में क्या उथल पुथल चल रहा था उसके बारे में हम कभी चर्चा नहीं करते थे। तीसरा महत्वपूर्ण कारण क्या था कि हमारे देश में भेदभाव, छुआछूत टाइप की भावना आ गई थी।
जो भी एक पराजय होने का बहुत बड़ा कारण सामाजिक कारण हो सकता है। चौथा महत्वपूर्ण कारण यह था कि हम सेनाओं की भर्ती अच्छी नहीं करते थे, हमारे घुड़सवार हमारे सैनिक अच्छे नहीं हुआ करते थे, और जो ये सब आक्रमणकारी थे ये तो लड़ने के लिए पैदा ही जैसे हुए थे, ऐसा युद्ध इन्होंने किया और हमारे लोग। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, और अब आप नेक्स्ट वीडियो में कुछ दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। साथी एक महत्वपूर्ण बात साथी, इस वीडियो का जो पीडीएफ और स्क्रीनशॉट है वह मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल बस वीडियो के नीचे लिंक डला हुआ है, उस पर जाइएगा, वहां पर आप जाकर हाई लिख दीजिएगा, आपको वहां से सारे पीडीएफ सारे स्क्रीनशॉट प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद।